बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा भी आपको पता है कि हम सभी अभी तक सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट लगभग समाप्त कर ली थी, यानी कि अब अपने पास दोनों ही पेपर्स की एक एक यूनिट अब अपने समाप्त हो जाएगी। सेकंड पेपर में कुछ बचे हुए थे चैप्टर्स जो मैं आपको अभी पूरे करवा देती हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे कि मानव भूगोल के जो विकास हुआ उसमें हर भूगोलवेत्ता का क्या क्या योगदान रहा था। जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने क्या योगदान दिया, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जर्मन जो विचारधारा थे या जर्मन भूगोलवेत्ता थे उनको किस प्रकार से उन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपने सहयोग दिया या उन्होंने विकास किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मानव भूगोल का विकास जर्मनी में ही हुआ, क्योंकि रैटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले इम्मानुएल कांट। जो कांट जो थे ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने भौतिक भूगोल जो मानव भूगोल है उसमें उन्होंने भौतिक तथ्यों पर को उन्होंने आधार बनाया था। और कांट ने इतिहास और भूगोल दोनों का ही सम्मिलित अध्ययन पर जोर दिया था। उन्होंने भूगोल की 6 मुख्य ब्रांचेस या शाखाएं मानी है। तो 6 शाखाएं कौन कौन सी है उनके अनुसार, ये सबसे पहली उनके अनुसार जो पहली जो है वह है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो जल है, स्थल है, पर्वत है, पठार है, इन सब का अध्ययन। दूसरे में उन्होंने माना है गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल से तात्पर्य है जैसे पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है। फिर नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल में कांट के अनुसार नैतिक भूगोल से तात्पर्य है मनुष्य के आचार विचार, मनुष्य के रीति रिवाज, चरित्र, उसके सभ्यताएं, ये सभी नैतिक भूगोल के पार्ट है। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल से तात्पर्य है कि विभिन्न जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनका भौतिक परिवेश के साथ संबंध अध्ययन करना था। जो नेक्स्ट था उनके अनुसार व्यापारिक भूगोल। कांट के अनुसार व्यापारिक भूगोल से तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी वस्तु की उत्पादन जो होता है उसका उत्पादन के लिए क्या भौतिक दशाएं रहती हैं। नेक्स्ट है धर्म या आध्यात्म। धर्म या आध्यात्म से तात्पर्य है कि भौतिक जो वातावरण है उसमें मनुष्य के ऊपर वातावरण का धर्म पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से कांट ने भूगोल के लिए क्रमिक विचारधारा का वर्णन। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का जन्म 1769 में प्रेशिया के कुलीन परिवार में हुआ था। उनका शुरू से ही वनस्पति विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र में मतलब उनकी रुचि थी और उनका अध्ययन भी वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र में हुआ था। वह एक भूगोल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके नाम से आज भी जर्मनी में बहुत सी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जहां पर कि अध्ययन और शोध किया जाता है। हम्बोल्ट को फील्ड ज्योग्राफर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अधिकतर जो लिखा है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखा है। वह हमेशा जो कोई भी रिसर्च करते थे तो उसके लिए खुद फील्ड में जाते थे और अपनी यात्राएं क्या करते थे। हम्बोल्ट जो है
वो उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं करी हो और अपनी यात्राओं के आधार पर ही उन्होंने युक्ति संगत वर्णन किया है। उन्होंने अपने विषय से हटकर भी, जैसे भूगोल उनका विषय था, इसके अलावा भी उन्होंने भौतिक रसायन विज्ञान और शरीर रचना पर भी उन्होंने अन्वेषण किया था। हम्बोल्ट जो थे वो गाटिंगटन और फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में उन्होंने खनन भूवैज्ञानिक के पद पर कार्य किया था। उसके बाद में उन्होंने कई जगहों पर अध्ययन किए, जैसे कि आल्पस पर्वत पे गए, बवेरिया, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि स्थानों पे जाकर के उन्होंने अध्ययन किया था। 1798 में जो हम्बोल्ट है वो फ्रांस में चले गए और वहाँ पर 1798 में फ्रेंच वनस्पति वैज्ञानिक जो बॉपलैंड थे उनके साथ उन्होंने काम किया। और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है वो कम हो जाता है। और उन्होंने कब किया था उन्होंने उनका जो विश्लेषण कब था, जो स्पेन में जो मैड्रिड पहुंचने के बाद उन्होंने जो स्पेन का मसेटा पठार है, मसेटा पठार पर जब उन्होंने चढ़ाई करी तो उन्होंने ये अनुभव किया कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में ह्रास होता है। इसके अलावा उन्होंने वेनेजुएला गए और वेनेजुएला में भी उन्होंने कम से कम 64,000 किलोमीटर की यात्राएं वेनेजुएला में की। वेनेजुएला की जो वेलेंसिया झील का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि जो वेलेंसिया झील का अध्ययन करके बताया कि जो वनों की अगर अपन बहुत अधिक कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से वर्षा में भी कमी आएगी। मतलब उन्होंने अपने शोध के आधार पर ये बताया था। पहले शोध के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में कमी होती है, और दूसरे उन्होंने क्या बताया कि जो झील का अध्ययन किया कि उसके आसपास के वनों की कटाई को देख कर उन्होंने कहा अगर वनों की कटाई होगी तो वर्षा भी कम होती जाएगी। इसके अलावा 1800 में उन्होंने ओरोनिको नदी जो है अमेजन की बहुत बड़ी सहायक नदी है, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ अध्ययन रह के उन्होंने वहाँ की उच्च वनस्पति जीव जंतु इनका अध्ययन किया और उन्होंने इस चीज़ का संबंध स्थापित किया कि ऊंचाई अगर तापमान और वर्षा अधिक होती है तो वनस्पति जो है उसका विकास भी अधिक होता है। इसके अलावा वह एंडीज़ गए। एंडीज़ जाकर के उन्होंने कोलंबिया पहुँचे और वहाँ पर चिम्बोरेज़ो, एंडीज़ पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है चिम्बोरेज़ो, वहाँ पर गए। इसके अलावा पेरू की राजधानी लीमा पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने अध्ययन किया। और पेरू के दक्षिण पश्चिम की तरफ जो एक धारा चलती है, ठंडी धारा, उस धारा जिसे हम पेरू की ठंडी धारा कहते हैं उसे हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। हम्बोल्ट जो थे वो एक जीव भूगोल के संस्थापक भी कहा जा सकता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वनस्पति और ऊंचाई के संबंध में अध्ययन किया था। एक अल्फ्रेड रसेल एक वो थे वनस्पति शास्त्री, उन्होंने 1876 में एक पुस्तक लिखी थी द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें उन्होंने खुद ने अपने अध्ययन में लिखा है कि जीव जंतु तथा पादपों पर उन्होंने जो लेख लिए उन्होंने खुद ने ये कहा कि मैंने हम्बोल्ट की जो लेख थे उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे थे, जिसके आधार पर उन्होंने पादप भूगोल और प्राणी भूगोल का अलग अलग शाखाओं में वर्णन किया था। नेक्स्ट है अब जो हम्बोल्ट हैं उन्होंने काल मापी, जिसको आप क्रोनोलॉजी कहते हैं, वह भी हम्बोल्ट की ही देन है। क्रोनोलॉजी के आधार पर उन्होंने वर्णन किया था। उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए भी वर्णन किया। उन्होंने वायु दाब तापमापी के बारे में बताया कि ऊंचाई बढ़ने पर पारे में गिरावट आती है। इसके अलावा उन्होंने यूराल पर्वत जो है, यूराल का पर्वतीय क्षेत्र है
वहाँ पर धात्विक खनिजों का भी उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि ये एक लाइब्रेरियन ज्योग्राफर नहीं होकर के बल्कि फील्ड ज्योग्राफर थे, जो फील्ड में जाते थे और अध्ययन किया करते थे। इसके बाद उन्होंने समताप रेखा, हिमावरित शब्दावली का भी उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानव भूगोल के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था भूगोल के लिए। इन्हों की जो मुख्य पुस्तकें हैं, उनकी सबसे पहली जो पुस्तक खूब बहुत सी पुस्तकें हैं उनकी, जैसे उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉस्मोस। कॉस्मोस इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि 1845 में प्रकाशित हुई थी। इसके 5 खंड है। फिर जैसे उनकी सेंट्रल एशिया 2 खंडों में बनी हुई है। भूमध्य रेखा का वर्णन इन्होंने किया 1815 और 1820 के बीच में। दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज का अध्ययन, मैक्सिको तथा क्यूबा का भी इन्होंने वर्णन किया है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तकों में बहुत सी संकल्पनाएं अपने आधार पर लिखी हैं, जैसे पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। हम्बोल्ट ने ये कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो मानवीय जीवन है वह उसका सीधा संबंध वहाँ के धरातल से होता है। दूसरा था संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। हम्बोल्ट ने भी कहा कि भूगोल में जो स्थानिक वितरण से तात्पर्य है किसी भी स्थान की भौतिक स्थिति और उनका स्थानिक वितरण जो है उनका मानव भूगोल के साथ क्या अध्ययन, क्या संबंध होता है। फिर सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। हम्बोल्ट ने माना कि सामान्य भूगोल जो है उसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं, जिसमें मानवीय अध्ययन किया जाता है। इसमें उन्होंने कॉस्मोस जो उनकी पुस्तक थी, कॉस्मोस पुस्तक में उन्होंने जलवायु का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें कि उन्होंने वनस्पति तथा मानव समुदायों का उस पर वनस्पति के प्रभाव को बताया था। हम्बोल्ट जो है उनकी संकल्पनाओं में नेक्स्ट अपन ले लेते हैं मानव भूगोल जो है संबंधों का अध्ययन है। हम्बोल्ट ने क्या कहा कि मानव भूगोल जो है उसके अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित जो वातावरण है उसका हम अध्ययन करते हैं। अब उनकी जो पुस्तक है कॉस्मोस, उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है कि निर्जीव भूभाग, निर्जीव भू सतह वही तत्व है जो जंतुओं तथा पादपों में सभी जैविक एवं अजैविक तत्वों में परस्पर संबंध पाया जाता है। यानी कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से मानवीय क्षमता जो है वो और पादपों का विकास जो है प्राकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही होता है और इनमें अनुकूलन के द्वारा ही इनका संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, कि उन्होंने ये कहा कि जो भौतिक अध्ययन में सांसारिक परिघटनाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं घटनाओं से तात्पर्य भौतिक तात्पर्य है भौतिक जो क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक क्रियाएं पृथ्वी के ऊपर जो घटनाएं घटे, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार, मनुष्य का कृषि व्यवसाय है ना, मृदा के प्रकार, जलवायु दशाएं, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या है सांसारिक दृश्य हैं। भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषम अंगता। हम्बोल्ट ने भी बताया कि जो मानव भूगोल है इसके अंतर्गत हम अन्य विज्ञानों से संपादित अन्य घटनाओं का परस्पर समानता होती है। नेक्स्ट है प्रकृति की एकता। लास्ट है ये मानव भूगोल के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व है प्राकृतिक, वह आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे के साथ संबंध है।
उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी के अंदर प्रकृति में सिर्फ एक ही सजीव है, और चाहे वह नदी हो, पठार हो, और कुछ भी है, वह सब इनका संबंध एक ही है। इस प्रकार से जो हम्बोल्ट एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे और इनकी जो यह एक निश्चयवादी विचारक थे, और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके अपने निश्चयवाद के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे फोनेशियन जाति जो है यह एक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये एक समुद्री किनारे पर निवास करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेलेनिक जो राष्ट्र है ये जिसकी द्रुत गति से विकास का कारण है कि वहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार से हम्बोल्ट जो है प्राकृतिक शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, और वो कहते थे कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं वही मानव के रहन सहन को निर्धारित